जरा एक स्थिति सोचिए। आपने सालों तक मतलब मेहनत करके अपना होम लोन चुका दिया है। आप एक राहत की सांस लेते हैं और अपने घर के जो मूल दस्तावेज हैं वो वापस लेने बैंक जाते हैं। बिल्कुल, एक बड़ी जिम्मेदारी पूरी होने का एहसास होता है। और वहां बैंक का मैनेजर आपसे कहता है, माफ कीजिए, आपके कागजात तो मिल ही नहीं रहे। अरे बाप रे, ये सुनने के बाद तो किसी के भी पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। हाँ, और ये सिर्फ कुछ कागज खोने की बात नहीं है, ये आपकी आपकी पूरी जिंदगी की मेहनत पर एक सवालिया निशान है। आपके मालिकाना हक पर। बिल्कुल। और आज हम एक ऐसे ही असली मामले पर गहराई से बात करने वाले हैं, जहां एक परिवार को इसी बुरे सपने से गुजरना पड़ा। अच्छा? हम बात कर रहे हैं केरल हाई कोर्ट के एक बहुत जरूरी फैसले की, जो 8 अप्रैल 2025 को आया। और ये मामला सीधे सीधे इसी सवाल से जुड़ा है कि जब आपका बैंक लोन चुकाने के बाद आपके सबसे कीमती दस्तावेज खो दे तो क्या होता है। हाँ, हमारी आज की पूरी चर्चा का आधार सीधे अदालत का फैसला है। रिट याचिका सिविल संख्या 11,247 ऑफ 2024। और हमारा मकसद सिर्फ कहानी सुनाना नहीं है। हम ये समझेंगे कि अदालत ने कैसे सोचा, बैंक की दलीलों में क्या कमजोरियां थीं, और इस पूरे मामले से हर उस व्यक्ति के लिए क्या सबक है जिसके पास लोन है या जो भविष्य में लोन लेने की सोच रहा है। तो चलिए इस मामले की परतों को एक एक करके खोलते हैं। कहानी शुरू होती है परकल परिवार से। याचिका करता है शीला फ्रांसिस परकल और उनके 2 बेटे दीपक और रूपक। ठीक है। साल 2009 में शीला जी और उनके पति ने साउथ इंडियन बैंक से एक हाउसिंग लोन लिया था। और जैसा कि अक्सर होता है, उनके दोनों बेटों ने लोन में गारंटर के तौर पे दस्तखत किए होंगे। बिल्कुल, एक आम परिवार की कहानी जो अपने घर का सपना पूरा कर रहा था। लेकिन कहानी में एक दुखद मोड़ तब आया जब 2011 में शीला जी के पति का निधन हो गया। ओह, तो सारी जिम्मेदारी परिवार पर आ गई। हाँ, शीला जी और उनके बेटों पर। लोन लेते समय उन्होंने सुरक्षा के तौर पर अपनी संपत्ति के 4 मूल टाइटल डीड्स, मतलब मालिकाना हक के दस्तावेज, हाँ, ओरिजिनल पेपर्स, वो बैंक में जमा कराए थे। इनमें 2 एक्सचेंज डीड, एक रिलीज डीड और एक सेल डीड शामिल थे। ये वो कागजात है ना जो साबित करते हैं कि घर आपका है। इनके बिना आप घर बेच नहीं सकते, उस पर कोई और लोन नहीं ले सकते। सही कहा। यहाँ जो प्रक्रिया हुई ना, उसे कानूनी भाषा में इक्विटेबल मॉर्गेज कहते हैं। इसका मतलब क्या हुआ आसान भाषा में? देखिए, ये एक बहुत ही सरल और भरोसे पर आधारित व्यवस्था है। मतलब है कि आप अपनी संपत्ति के टाइटल डीड्स को सुरक्षा के तौर पर बैंक के पास रख देते हैं, एक गारंटी की तरह। हाँ, एक वादा है कि आप लोन चुकाएंगे। लेकिन इस भरोसे के रिश्ते की सबसे बड़ी शर्त ये है कि जिस पल आप लोन की आखिरी किश्त चुका देते हैं, उसी पल से बैंक उन दस्तावेजों पर अपना हक खो देता है। अच्छा। अब वो सिर्फ एक अमानती है जिसे आपकी अमानत आपको लौटानी है, बिना किसी देरी के। और लगता है इसी अमानत में खयानत हुई। 4 अगस्त 2015 को परकल परिवार ने बैंक को 58,11,320 रुपए का पूरा भुगतान कर दिया। मतलब लोन पूरा चुका दिया? हाँ, और अपना लोन खाता बंद करने का अनुरोध किया। उन्होंने अपना वादा पूरा कर दिया था। बिल्कुल, ग्राहक के तौर पे उनकी जिम्मेदारी यहाँ पूरी हो गई। अगले ही दिन 5 अगस्त 2015 को बैंक ने लोन खाता बंद भी कर दिया। कागजी तौर पे सब कुछ ठीक लग रहा था। लेकिन असल समस्या यहीं से शुरू हुई। बैंक ने पैसे तो ले लिए, पर वो 4 मूल दस्तावेज नहीं लौटाए। एक दिन बीता, एक हफ्ता बीता, फिर महीने और साल बीतते चले गए। इंतजार में परिवार ने लगभग 9 साल तक बैंक से अपने दस्तावेज वापस पाने की कोशिश की। 9 साल। 9 साल। ये कोई मामूली समय नहीं है। ये एक बच्चे के पहली क्लास में जाने और मिडिल स्कूल तक पहुंचने जितना समय है। सही कहा। आप जरा सोचिए उन अनगिनत फोन कॉल्स, बैंक के चक्करों और उस मानसिक तनाव के बारे में जो इस परिवार ने झेला होगा। हर बार एक ही जवाब मिलता होगा, देखते हैं, पता करते हैं। हाँ, ये सिर्फ दस्तावेजों की लड़ाई नहीं थी, ये अपने ही घर पर अपने अधिकार को साबित करने की लड़ाई थी, जो सालों तक अधर में लटकी रही। और जब 9 साल बाद भी बैंक ने कागजात देने से साफ इनकार कर दिया, तब जाकर उन्होंने अदालत का दरवाजा खटखटाया। और कोई चारा भी नहीं बचा था उनके पास। ये समझना मुश्किल है कि कोई बैंक ऐसा कैसे कर सकता है। कानून तो इस मामले में बहुत साफ होना चाहिए, है ना? बहुत ज्यादा साफ है। जैसे ही लोन चुकता हो जाता है, बैंक का उन दस्तावेजों पर कोई कानूनी अधिकार नहीं बचता। तो उन्हें अपने पास रखना यानी उन्हें रोकना गैर कानूनी है। ये बैंक की सरासर मनमानी है।
और इसी आधार पर परिक्कल परिवार अदालत पहुंचा और उन्होंने ना सिर्फ अपने दस्तावेज वापस मांगे बल्कि इस पूरी प्रताड़ना के लिए 10 लाख रुपए के मुआवजे की भी मांग की। ये तो साफ है कि कानून ग्राहक के साथ है। लेकिन मुझे हैरानी इस बात की है कि बैंक ने अदालत में अपना बचाव कैसे किया होगा, मतलब जब उनकी गलती इतनी साफ दिख रही है। यहीं पर मामला और भी चौंकाने वाला हो जाता है। कैसे? जब मामला अदालत में पहुंचा तो साउथ इंडियन बैंक ने पहले तो एक आम कानूनी पैंतरा आजमाया। उन्होंने कहा कि ये मामला रिट याचिका के लायक ही नहीं है। मतलब इसे किसी और अदालत में जाना चाहिए। ये मामले को तकनीकी आधार पर खारिज करवाने की एक कोशिश थी। लेकिन अदालत ने ये दलील नहीं मानी होगी। बिल्कुल नहीं। और इसके बाद बैंक ने जो कबूल किया वो हैरान करने वाला था। क्या कबूल किया? उन्होंने एक हलफनामे में, मतलब लिखित में, ये माना कि काफी तलाशी के बाद भी उन्हें याचिकाकर्ताओं के टाइटल डीड नहीं मिल रहे हैं। क्या एक बैंक अदालत में ये मान रहा है कि उसने ग्राहक की सबसे कीमती चीज खो दी है? हाँ। और उन्होंने इसका कारण क्या बताया? कोई तो वजह दी होगी। थी। बैंक ने कहा कि जुलाई 2023 में उनकी ब्रांच एक नई जगह पे शिफ्ट हुई थी। ठीक है। और इस प्रक्रिया के दौरान कई पुरानी बंद हो चुकी फाइलों को निपटा दिया गया। एक मिनट, निपटा दिया गया? जी। अंग्रेजी में उन्होंने शब्द इस्तेमाल किया डिस्पोज्ड ऑफ। जैसे कोई रद्दी या पुराना फर्नीचर हो। ये किसी की संपत्ति के मूल दस्तावेज हैं। ठीक यही बात है। ये निपटा दिया गया शब्द सिर्फ लापरवाही नहीं दिखाता, ये एक संस्थागत मानसिकता की ओर इशारा करता है। किस तरह की मानसिकता? जब दस्तावेजों को एक बोझ समझा जाने लगे, न कि ग्राहक के भरोसे की निशानी, तब ऐसी गलतियां होती हैं। इसका मतलब है कि बैंक के सिस्टम में ऐसा कोई सुरक्षा कवच ही नहीं था जो ये सुनिश्चित कर सके कि ग्राहक की अमानत को रद्दी की तरह ना फेंक दिया जाए। ये तो हद हो गई। मतलब पहले तो अपनी गलती मानो कि कागज खो गए और फिर बेशर्मी से ऐसी वजह दो। लेकिन रुकिए, कहानी में एक और मोड़ है। और क्या हुआ? अपनी लापरवाही मानने के बाद बैंक ने दोष किसी और पर डालने की कोशिश की। उन्होंने अदालत में ये सुझाव दिया कि शायद दस्तावेज HDB फाइनेंशियल सर्विसेज के पास हों। क्यों? क्योंकि उस कंपनी ने परिवार के होम लोन को टेक ओवर किया था। मतलब हमने खोए हैं लेकिन शायद किसी और ने उठाए हों। ये तो अपनी जिम्मेदारी से भागने का साफ कोशिश है। बिल्कुल। अदालत ने भी इसे गंभीरता से लिया और HDB फाइनेंशियल सर्विसेज को भी इस मामले में एक पक्ष बनाने का आदेश दिया। और उनसे जवाब मांगा गया? हाँ। HDB ने एक हलफनामा दायर करके दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने साफ बताया कि उनके पास जो संपत्ति गिरवी रखी गई थी वो उन दस्तावेजों से बिल्कुल अलग थी जो साउथ इंडियन बैंक के पास थे। तो इससे ये पूरी तरह साबित हो गया कि साउथ इंडियन बैंक न केवल लापरवाह था बल्कि अदालत को गुमराह भी कर रहा था। हाँ, और अपनी जिम्मेदारी से बचने की कोशिश कर रहा था। अब उनके पास कोई बहाना नहीं बचा था। कोई बहाना नहीं थी। दस्तावेज उनकी कस्टडी से ही गायब हुए थे और अब उन्हें इसका जवाब देना था। अब आते हैं उस पल पर जिसका सबको इंतजार था, अदालत का फैसला। जस्टिस बेचू कुरियन थॉमस ने मामले की सुनवाई के बाद अपना फैसला सुनाया। और ये फैसला हर उस इंसान को सुनना और समझना चाहिए जो बैंकिंग सिस्टम से जुड़ा है। अदालत ने सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण बात कही। उन्होंने ये घोषित किया कि लोन खाता बंद होने के बाद साउथ इंडियन बैंक को मूल टाइटल डीड रखने का कोई अधिकार नहीं था। ये कानूनी घोषणा है। हाँ, जिसका मतलब है कि बैंक का 9 साल तक दस्तावेजों को अपने पास रखना अवैध था। इसने परक्कल परिवार के पक्ष को कानूनी तौर पर मजबूत कर दिया। ये तो उनके लिए बड़ी जीत थी। तो क्या अदालत ने दस्तावेज लौटाने का आदेश दिया? यहीं पर एक व्यावहारिक पेच था। अदालत ने दस्तावेज जारी करने का आदेश नहीं दिया। क्यों? और इसका कारण बहुत सीधा था। आप किसी को वो चीज देने का आदेश कैसे दे सकते हैं जो मौजूद ही नहीं है? सही बात है। अदालत ऐसा कोई आदेश नहीं दे सकती जिसका पालन करना असंभव हो। इसलिए अदालत ने ये माना कि दस्तावेज खो चुके हैं। इससे परिवार की मूल समस्या तो हल नहीं हुई। उन्हें दस्तावेज तो नहीं मिले, तो फिर मुआवजे का क्या हुआ? उन्होंने 10 लाख रुपए मांगे थे। बिल्कुल। मुआवजे के सवाल पर अदालत ने भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI के 13 सितंबर 2023 के एक बहुत ही महत्वपूर्ण सर्कुलर का जिक्र किया। अच्छा। ये सर्कुलर ग्राहकों के लिए एक ब्रह्मास्त्र की तरह है। इसमें ऐसा क्या खास है? इस सर्कुलर में साफ लिखा है कि लोन चुकाने के 30 दिनों के अंदर अगर बैंक संपत्ति के दस्तावेज नहीं लौटाता है तो उसे देरी होने वाले हर दिन के लिए 5,000 रुपए का जुर्माना ग्राहक को देना होगा। 5,000 रुपए प्रतिदिन? जी।
9 साल की देरी का मतलब तो ये बहुत बड़ी रकम हो जाएगी। हाँ, ये बैंकों को जवाबदेह बनाने के लिए एक बहुत सख्त नियम है और सर्कुलर ये भी कहता है कि ये जुर्माना ग्राहक के किसी भी अन्य कानूनी अधिकार पर असर नहीं डालेगा। मतलब वो इस जुर्माने के अलावा भी अपने नुकसान के लिए अलग से केस कर सकता है। एक मिनट, अगर आरबीआई का नियम इतना साफ है कि 5,000 रुपए प्रति दिन का जुर्माना लगेगा, तो अदालत ने मुआवजे के लिए उन्हें किसी और फोरम में जाने को क्यों कहा? ये थोड़ा विरोधाभासी नहीं लगता? ये एक बहुत अच्छा सवाल है और ये हमारे कानूनी सिस्टम की एक बारीकी को दिखाता है। क्या? देखिए, रिट याचिका जो हाई कोर्ट में दायर की गई थी, उसका मुख्य काम ये तय करना होता है कि क्या किसी संस्था जैसे बैंक की कार्रवाई कानूनी रूप से सही थी या नहीं। ठीक है। इस मामले में अदालत ने तय किया कि बैंक की कार्रवाई गलत थी, लेकिन मुआवजे की रकम कितनी होनी चाहिए, नुकसान कितना हुआ, इसका आकलन करने के लिए सबूतों और गवाहों की जरूरत पड़ती है। अच्छा। जिसके लिए उपभोक्ता अदालत यानी कंज्यूमर कोर्ट या सिविल कोर्ट ज्यादा उपयुक्त जगह है। समझ गया। तो हाई कोर्ट ने उनके अधिकार को मान्यता दे दी, लेकिन मुआवजे की रकम तय करने के लिए उन्हें सही दरवाजा दिखाया। बिल्कुल, हाँ, बिल्कुल की गई। अदालत बैंक के आचरण से खास तौर पर अपनी गलती किसी और पर डालने की कोशिश से बहुत नाराज थी। जस्टिस थॉमस ने अपने फैसले में साफ लिखा कि बैंक ने अदालत का कीमती समय बर्बाद किया और जिम्मेदारी से बचने की कोशिश की। और इसका नतीजा क्या हुआ? नतीजा ये हुआ कि अदालत ने बैंक पर 50,000 रुपए का जुर्माना लगाया। 50,000 का? हाँ, ये जुर्माना मुआवजा नहीं था, बल्कि अदालत की प्रक्रिया का मजाक उड़ाने की सजा थी। अच्छा। इसमें से 25,000 रुपए याचिकाकर्ताओं को और 25,000 रुपए केरल कानूनी सेवा प्राधिकरण को देने का आदेश दिया गया। और अदालत ने ये भी साफ किया कि ये रकम भविष्य में मिलने वाली किसी भी मुआवजे से अलग होगी। बिल्कुल। तो इस पूरी चर्चा से जो बातें निकल कर आ रही हैं, वे हर आम आदमी के लिए बहुत जरूरी हैं। हाँ, चलिए उन्हें एक एक करके संक्षेप में समझते हैं। पहला और सबसे बड़ा सबक क्या है? लोन चुकाने के बाद बैंक को आपके दस्तावेज रखने का कोई हक नहीं है, 1 सेकंड के लिए भी नहीं। वे आपके अमानती हैं, मालिक नहीं। दूसरा, अगर बैंक आपके दस्तावेज खो देता है, तो ये पूरी तरह से उसकी जिम्मेदारी है। हाँ, वो ब्रांच शिफ्ट हो गई या फाइल निपट गई जैसे बहाने नहीं बना सकता। ये अदालत में घोर लापरवाही मानी जाएगी। और तीसरा, और ये जानकारी हर लोन लेने वाले को पता होनी चाहिए, आरबीआई का नियम है कि दस्तावेज लौटाने में 30 दिन से ज्यादा की देरी होने पर बैंक को 5,000 रुपए प्रति दिन का जुर्माना देना पड़ सकता है। ये बहुत जरूरी जानकारी है। अगली बार जब कोई बैंक देरी करे, तो उन्हें इस नियम की याद दिलानी चाहिए। बिल्कुल। और आखिरी बात, अगर खुदा ना खास्ता आपके दस्तावेज खो भी जाएं, तो हार ना माने। आप अदालत जाकर बैंक की गलती साबित करवा सकते हैं, जैसा कि परकल परिवार ने किया। ये फैसला अब आपके लिए एक मिसाल है। और फिर आप सही फोरम पे जाकर मुआवजे का दावा भी कर सकते हैं। सही कहा। बिल्कुल। ये मामला एक और बड़ा सवाल खड़ा करता है जिस पर हमें सोचना चाहिए। क्या? हम एक डिजिटल युग में जी रहे हैं। जमीन की रजिस्ट्री से लेकर बैंक खाते तक सब कुछ धीरे धीरे डिजिटल हो रहा है। आपका इशारा किस तरफ है? मेरा सवाल ये है कि इस डिजिटल युग में क्या संपत्ति के मूल दस्तावेजों जैसे भौतिक कागजातों पर हमारी निर्भरता कुछ ज्यादा नहीं है? मतलब? आज भी अगर आपके मूल कागज खो जाएं, तो उनकी प्रमाणित प्रतियां मतलब सर्टिफाइड कॉपीज निकलवाना और उन्हें हर जगह मनवाना एक बहुत बड़ी चुनौती है। हाँ, ये एक लंबी और थकाऊ प्रक्रिया है। तो क्या इसका कोई समाधान है? समाधान के बारे में सोचना होगा। क्या आप समय नहीं आ गया कि हम अपनी कानूनी व्यवस्था में बदलाव करें? जैसे कि हम क्यों नहीं एक किसी डिजिटल रजिस्ट्री या डिजी लॉकर जैसी व्यवस्था बना सकते हैं, जहां संपत्ति के दस्तावेज सुरक्षित हों और उनकी कानूनी मान्यता भौतिक कागजों के बराबर हो? एक दिलचस्प विचार है। अगर ऐसा होता तो परक्कल परिवार जैसे आम लोगों को अपनी ही संपत्ति के लिए सालों तक ऐसी अंतहीन परेशानियों से नहीं गुजरना पड़ता। इस पर सोचने की जरूरत है ताकि भविष्य में किसी और को ये 9 साल का वनवास न झेलना पड़े।